नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। इसके बारे में आपने सुना होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा। देखो, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। और ये एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में आए, भारत में आकर किस प्रकार से उन्होंने जो अन्य शक्तियां थी, यूरोपियन शक्तियां, उनसे टक्कर ली, उनको यहां से भगाया और व्यापारिक उद्देश्य के आते आते उन्होंने राजनीतिक वर्चस्व भी यहां पर प्राप्त कर लिया था। तो बेसिकली जो ये 1857 क्रांति थी, ये इस वजह से हुई थी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के विरुद्ध जो भारतीय जनता में आक्रोश था, उसका एक परिणति थी 1857 की क्रांति। देखो, 1757 में अपन ने पढ़ा प्लासी का युद्ध, और 1764 में पढ़ा बक्सर का युद्ध। तो क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी भारत आती है 1600 में, किस वजह से? व्यापार करने के लिए। और ये कंपनी 1600 में आई व्यापार करने के लिए, और हमने ये देखा कि प्लासी के युद्ध के साथ ही उसने यहां पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यानी कि तकरीबन 157 साल तक ये क्या थी? ये क्या कर रही थी? ओनली व्यापार कर रही थी। और ये व्यापार करने के लिए भारत के राजाओं पर, भारत के शासकों के आदेशों पर निर्भर थी। अपनी व्यापारिक उद्देश्य कैसे प्राप्त होते थे? इनको भारत के शासकों से आदेश प्राप्त होकर अनुमति पत्र प्राप्त करते थे। भारत के शासक क्या करते थे? ये अनुमति पत्र प्राप्त करते थे। जैसे कि अपन ने ये देखा कि कंपनियां, फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जो यहाँ का मुगल शासक था, उससे क्या करते थे? फरमान जारी करवाते थे, उससे आज्ञा लेते थे। यानी पहले क्या थी कि ये व्यापार करते थे और भारत के राजाओं पर, उन पर निर्भर थे कि व्यापार कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, राजनीतिक नियंत्रण। ये बड़ी विचित्र बात है कि एक कंपनी जो व्यापारिक उद्देश्य से आई और यहां पर उसने अपना साम्राज्य फैला लिया, जो बिना किसी अस्त्र के, बिना गोला बारूद के कहा इंडिया में आए, बिना अस्त्र शस्त्र आए, बिना गोला बारूद के आए। जबकि अपन ने ये देखा कि मुगल यहां पर कैसे आए? युद्ध किया, फिर जीते। यानी कि युद्ध के पर्पज से आए थे। वो बाहर से इतने, अंग्रेजों से पहले जितने भी विदेशी आए थे, वो केवल आए थे राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। वो अपने साथ युद्ध सेना लाए और सेना लाने के साथ यहाँ पर युद्ध किया और युद्ध करके यहाँ से जीता और यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। जैसे कि अपन ने मुगल वंश के बारे में देखा और इससे पहले एंशिएंट इंडिया में भी अपन ने ये देखा। लेकिन ये अंग्रेज जो आए थे, बिना अस्त्र शस्त्र, बिना गोला बारूद, बिना सेना के आए थे, बिना सेना के आए थे। यानी कि इस वजह से आए थे, ओनली व्यापार करने आए थे। और धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया? राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब ये एक बात ये जाहिर है कि राजनीतिक नियंत्रण कैसे स्थापित कर लिया। तो मेन जो राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कड़ी थी, जो क्लू था, वो था भारत के राजाओं की आपसी फूट। भारत के राजाओं की आपसी फूट। इसका फायदा उठाया इस कंपनी ने, भारत के राजाओं की आपसी फूट। तो इसने
जो नीति अपने वो थी फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो राज करो। देखो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अंदर फूट तभी डाल सकता है जब उसमें ऑलरेडी फूट विद्यमान है, यानी उसमें उन लोगों में ऑलरेडी मन मुटाव हो, तभी उसका फायदा तीसरा व्यक्ति उठा पाएगा। तो भारत का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि भाई भाई से जल रहा है, उसका फायदा उठा लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखा कि यहाँ के राजा तो क्या है आपस में जलते हैं एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे में यहाँ पे क्या है एकता नहीं है, किसी बाहरी शक्ति के आने पर क्या होते एकजुट नहीं होते। इनमें थोड़ा सा लालच दो, इनमें थोड़ा सा फूट डालो, ये क्या होंगे अपने ईमान तक बेचने को तैयार हो जाएंगे। तो उसी का फायदा उठा लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इस आपसी फूट को देखते हुए जो व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी, वो यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लिया उसने। जैसा कि अपन ने बंगाल में देखा कि प्लासी का युद्ध जो लड़ाई नहीं किया था वास्तव में, वो जीत लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि नवाब के जो विश्वास पात्र लोग थे, उसके अपने लोग थे, उसी ने क्या कर दी, गद्दारी कर दी, उन्होंने नमक हरामी कर दी। और उसी के नतीजन प्लासी का युद्ध जो था वो अंग्रेजों ने बड़ी इजीली जीत लिया। उसके बाद बक्सर का युद्ध, जिसमें वास्तव में उन्होंने क्या किया, अपने सैन्य कौशल का परिचय दिया। तो इन युद्धों से साफ जाहिर हो जाता है कि क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी व्यापार करने के उद्देश्य से आई, लेकिन उन्होंने यहाँ के जो साम्राज्य था उसको गिफ्ट के तौर पर प्राप्त कर लिया, यानी कि फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया और यहाँ की फूट का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां उन्होंने सेकना स्टार्ट कर दिया। अब जब राजनीतिक नियंत्रण उन्होंने स्थापित कर लिया तो उनके पास क्या आ गया, बड़ा सा भूभाग आ गया, यानी खूब बड़ा भूभाग आ गया। और इस भूभाग से वो क्या करेंगे, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। अब उनको क्या मालूम हो गया कि हमने बंगाल को जीत लिया, किसको, बंगाल को जीत लिया, जो कि क्या था, भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। क्या था, समृद्ध प्रांत, इसको जीत लिया। कर्नाटक वॉर, जो 3 कर्नाटक वॉर हुए थे, कर्नाटक वॉर्स के अंदर, कर्नाटक युद्धों के अंदर, कर्नाटक युद्धों के अंदर उन्होंने भारत के राजाओं की निर्बलता, भारत के राजाओं की निर्बलता को भी परख लिया था। भारत के राजाओं की निर्बलता को परख लिया था, जहां हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब क्या थे, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर निर्भर हो गए थे, तो उसको भी उन्होंने परख लिया। बंगाल को जीत लिया। बक्सर के युद्ध में उन्होंने 3 शक्तियों को हरा दिया, 3 शक्तियों को हरा दिया। 3 शक्तियां कौन थी, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल बादशाह जो सबसे प्रमुख थे, उनको हरा दिया। तो साफ तौर पर उनको पता चल गया कि भारत के राजा क्या है, निर्बल है, इनको आधुनिकता के बारे में कुछ पता नहीं है, आधुनिक टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है, आधुनिक शस्त्रागार इनके पास नहीं है, तो हम इजीली इन पर क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। तो क्या किया उन्होंने, इस युद्धों के जरिए एक बहुत बड़ा भूभाग प्राप्त कर लिया। और भूभाग प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो अपने उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति करने स्टार्ट कर दी। और उद्देश्य थे उनके क्या, एक व्यापारिक, अधिक से अधिक व्यापार करना और यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि साम्राज्य स्थापित करना। इन उद्देश्य की प्राप्ति करेगी इस भूभाग से वो। तो भूभाग से इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो क्या करेगी, सैन्य और असैन्य, यानी कि सिविल, सैन्य उद्देश्य सेना का निर्माण करेगी और असैनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करेगी, भू राजस्व से क्या करेगी, भूमि से धन इकट्ठा करेगी। यानी बहुत बड़ा भूभाग उनके हाथ में आ गया, तो उस भूभाग से क्या करेगी, वो वहां से धन प्राप्त करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। और धन प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे अपनी प्रशासनिक नीतियों को वहां पर लागू कर दी।
और वो प्रशासनिक नीतियां सिर्फ और सिर्फ क्या थी, ब्रिटिश हुकूमत के लाभ के हित में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ पहुंचे वो था उसका मकसद। उन्होंने रेतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद था अपने राजनीतिक रोटियों की प्राप्ति करना, राजनीतिक लाभ प्राप्त करना, धन प्राप्त करना। उनको भारतीय जनमानस से कोई लेना देना नहीं था। धीरे धीरे करके उन्होंने राज्य को हड़पना स्टार्ट कर दिया। उनको ब्रिटिश हुकूमत या ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय करना स्टार्ट कर दिया। भारत के जो कृषक थे, कृषक समुदाय था, उनको खून निचोड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था ला दी। जमींदारों ने क्या किया, भारत के लोगों को क्या कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं। तो कृषकों का क्या हो गई, इस एक तरीके से स्थिति बहुत खराब हो गई। सबसे पहले निचला वर्ग दबाव, अंग्रेजों की शिकार बना, सबसे पहले वो बना था निचला वर्ग यानी कृषक लोग, कृषक वर्ग। तो कृषक वर्ग में क्या हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया, और वो असंतोष की ज्वाला हमें 1800 क्रांति के रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में जो परिवर्तन किए थे और पहले से चली आ रही भू राजस्व व्यवस्था से भी बड़ी भयानक थी। यानी कि उनमें भू राजस्व का माप ही नहीं था, लगान कितना देना है, और ऊपर से जो लगान इकट्ठा करने वाले जमींदार वर्ग जो है वो क्या कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, कंपनी के अधिकारी शोषण कर रहे हैं। तो कृषकों में क्या हो गया, बहुत ही निराशा फैल गई। इसके बाद क्या हो कि कंपनी ने क्या कर दिया कि भारत को जो पहले निर्यातक देश था उसको आयातक देश में तब्दील कर दिया। भारत में क्या था कि पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, बहुत सारे हस्त उद्योग हुआ करते थे, हस्तशिल्प उद्योग, और उन हस्तशिल्प उद्योगों की डिमांड विश्व भर में हुआ करती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, उन हस्तशिल्प उद्योग के जो प्रोडक्ट थे उनको लेकर यहां से खरीद कर फिर क्या करती थी, एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, यानी कि औद्योगिक क्रांति की स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि भारत का जितना बड़ा क्षेत्र था उसको जीत लिया था। तो उन्होंने भारत के जो कृषक थे, कृषक समुदाय था, इनको मजबूर किया नगदी फसलों के उत्पादन के लिए। नगदी फसलों के उत्पादन के लिए, नगदी फसलों में आती है अपने नील, कपास, रेशम, गन्ना, चाय, कॉफी। इन्हीं के उत्पादन के लिए उनको मजबूर किया गया, और इनके उत्पादन का मकसद था कि भारत से कच्चा माल प्राप्त करना। कच्चा माल प्राप्त करके ये कहां जाता था, इंग्लैंड जाता था। कहां जाता था, इंग्लैंड जाता था। इंग्लैंड के जो उद्योग थे, फैक्ट्रियां थी, वहां जाता था भारत से कच्चा माल लिए। और इससे क्या हुआ, जो भारत में कृषकों के पास जो खाद्यान्न थे, अनाज था, उनकी क्या होने लगी, कमी होने लगी। और इस वजह से क्या हुआ, जो भारत का हस्तशिल्प था, हस्तशिल्प उद्योग, ये बर्बाद हो गया। क्या हो गया, ये बर्बाद हो गया हस्तशिल्प उद्योग, क्योंकि कच्चा माल यहां से जा रहा है, फिर कच्चा माल के यहां से इसको बढ़िया टिकाऊ और सस्ता माल बनाकर वापस भारत भेज देते थे। तो क्या करते थे, यहीं के माल इंग्लैंड ले जाकर उसको मैन्युफैक्चर करते थे, उत्पाद बनाते थे उसका, और वहां से फिर इंडिया में लाकर सामान को बेचते थे। और जो हस्तशिल्प उद्योग था, इसको इन्होंने इसके जरिए नष्ट कर दिया। भारतीय जो हाथ बुनकर उद्योग था उसको। तो इससे क्या हुआ, जो निचला वर्ग था उनमें क्या हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया, यानी कि विद्रोह की भावना फैल गई। और ये याद रखना कि कोई भी क्रांति होती है वो अकस्मात नहीं होती, अचानक नहीं होती, उसके पीछे काफी लंबा प्रोसेस होता है कि ऊपर जो दिख रहा है वैसा नहीं होता, नीचे जो धधकती ज्वाला है वो धीरे धीरे ऊपर आती है। और वो धीरे धीरे धधकती ज्वाला इन 1757 से लेकर 1857 तक क्या है, 100 साल के अंदर वो नीचे से उठ रही थी उसकी लपटे, और वो लपटे अपन को दिखाई देती है 1857 की क्रांति के रूप में, अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनका।
तो टोटल मिलाकर अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनकी वजह से भारत का न केवल कृषक वर्ग बल्कि मध्यम वर्ग और यहाँ के शासक वर्ग भी उससे वंचित, मतलब उनके नीतियों से नीतियों के शिकार बनते चले गए, मतलब उनकी नीतियों से नहीं बच सके वो, तो कृषक वर्ग असंतोष में आ गया। इसके बाद राजा जो थे, यहाँ के राजा, उनके राज्य को क्या कर दिया, कंपनी ने धीरे धीरे हड़पना स्टार्ट कर दिया। और क्या कर दिया, तो गोद निषेध प्रथा थी, जो यहाँ की प्राचीनतम जो व्यवस्था थी, प्राचीन परंपराएं थी, उनमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। जिससे क्या हो गया, राजाओं से खफा हो गए, तो राजाओं ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ के जो सैनिक लोग थे, यहाँ मतलब क्या करते थे वो, यहाँ से सैनिक यहाँ से लेते थे, वो अधिकतर सैनिक, वो यहाँ के सैनिकों के साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे। उस भेदभाव के नतीजे क्या हुआ, उन्होंने क्रांति को सहयोग दे दिया। तो ये सब क्रांति, ये सब का एक तरीके से प्रमुख का वो है ब्रीफली मुख्य बिंदु, जो कि क्रांति के लिए एक एक्स फैक्टर का उन्होंने काम किया। तो इस वजह से क्रांति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ब्रीफ सा है क्रांति का प्रमुख पृष्ठभूमि, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो क्रांति के कारण क्या थे, क्रांति के कारण क्या थे, इस तरीके से क्रांति हुई थी, मतलब इस तरीके से क्रांति की ज्वाला धीरे धीरे, ये जो भी बताया मैंने, इसका मतलब ये था, ये इसलिए बताया था कि यहां से क्रांति की ज्वाला स्टार्ट होती। अब देखो जो कारण देखो, एक कारण है राजनीतिक कारण, ठीक है, एक है प्रशासनिक कारण, एक है सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण, एक है आर्थिक कारण, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, एक है सैन्य कारण, और अगर लास्ट है तात्कालिक कारण। तात्कालिक, तो ये प्रमुख कारण है 1857 क्रांति के उत्पन्न करने के लिए, ये सब जिम्मेदार है। अब देखो राजनीतिक कारणों को देखो, अगर हम राजनीतिक कारणों की बात करें, तो देखो हमें एक राजनीतिक कारणों में स्पष्ट तौर पर यह दिखाई देता है कि कंपनी के जो गवर्नर थे, बंगाली गवर्नर और भारत के गवर्नर, यानी कंपनी के गवर्नर, उन्होंने क्या किया था, भारत में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ राजनीतिक नीतियां स्थापित की थी, जिनमें जो प्रमुख दो नीतियां सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, सबसे इंपॉर्टेंट ये एक ही है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। ये राजनीतिक नीतियां जो थी, ये 1857 क्रांति के लिए सब राजनीतिक कारणों में से एक थी। आपको पता होगा कि सहायक संधि क्या थी, कि सहायक संधि के तहत क्या होता था
कि संधि करने वाले राज्य संधि करने वाला राज्य संधि करने वाला राज्य जो है वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठता था, स्वतंत्रता खो बैठता था। स्वतंत्रता के साथ अपनी संप्रभुता और अपनी विदेश नीति, अपनी विदेश नीति, इन सबको क्या कर देता, वो खो बैठता था। यानी कि राज्य जो है, संधि करने वाला राज्य, वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता था। क्या क्या प्रावधान जैसे मैंने पढ़ा है कि वो बिना उस कंपनी की अनुमति के किसी राज्य से मित्रता नहीं कर सकता, किसी बाहरी यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में नहीं रह सकता, युद्ध नहीं कर सकता, कोई भी मामला जो है वो आपसे वो जो सुलझाना है किसी राज्य के बीच, वो कंपनी की मध्यस्थता सुलझाएगा। एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखना पड़ेगा, अब एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी, उसका खर्चा उसको देना पड़ेगा। तो इससे इस संधि के तहत क्या था कि राज्य जो थे वो दिन ब दिन क्या हो गए, निर्बल होते चले गए। क्या हो गए, निर्बल होते चले गए। और क्या था कि कंपनी का राज्य में हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। क्या चला गया, हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। जिससे क्या थे कि राज्य क्या करना चाहता था, इस चीजों से बाहर आना, निकलना चाहता था। कुछ राजा ऐसे थे जो इस संधि से बाहर आना चाहते थे। तो उनमें क्या था कि मन ही मन क्या था, असंतोष था। वो ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में थे जिससे कि वो इन सारे बंधनों को तोड़ दे, और वो प्लेटफॉर्म मिलेगा उन्हें 1857 क्रांति के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि जो भारतीय परंपरा थी, भारतीय परंपरा संस्कृति का जो अभिन्न अंग था, गोद प्रथा, गोद प्रथा का नाजायज फायदा उठाकर इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जिस राज्य का जो वैलिड उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस राज्य क्या कर लेता था, गो निषेध प्रथा निषेध के तहत हड़प लेता था। यानी कि वो कोई भी पुत्र, अगर आपके पास कोई वैलिड पुत्र नहीं है, आपकी संतान नहीं है, तो उस राज्य को कंपनी के राज्य में मिला लेता था। तो ये नीति जो थी वो सबसे खतरनाक थी। इसके तहत उसने काफी राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसी के तहत उसने एक और जो नीति, एक और राज्य था अवध राज्य, इसको जो थे वो कुशासन का आरोप लगाकर, क्या आरोप लगाया था, कुशासन। अवध राज्य, इस पर कुशासन का आरोप लगाकर इस राज्य को 1856 में कंपनी के राज्य में विलय कर लिया था। इसको गोद प्रथा निषेध या राज्य हड़प नीति के तहत नहीं, बल्कि कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को इसने हड़प लिया। इसके अतिरिक्त लॉर्ड इन्होंने क्या किया, डलहौजी ने, जो नाना साहब थे, नाना साहब कौन थे ये स्वर्गवासी है, बाजीराव द्वितीय के क्या थे, दत्तक पुत्र थे। यानी उन्होंने इनको गोद लिया था नाना साहब को, बाजीराव द्वितीय ने। तो इनकी क्या कर दी थी, पेंशन बंद कर दी थी लॉर्ड डलहौजी ने। क्यों की थी, क्योंकि ये दत्तक पुत्र थे, क्योंकि उन्होंने गोद निषेध प्रथा बंद कर दी थी और दत्तक पुत्र होने के कारण इनकी पेंशन बंद कर दी थी। तो नाना साहब की पेंशन बंद कर देने का नाना साहब ने क्रांति का नेतृत्व किया। नाना साहब में क्या असंतोष बढ़ गया था। तो ये थे राजनीतिक कारण, मुख्यतः ऐसी नीतियां थी उनकी अंग्रेजों की, जिससे राजनीतिक असंतोष व्याप्त हो गया था। अब देखो प्रशासनिक कारण। देखो प्रशासनिक कारणों की बात की जाए तो अंग्रेजों ने क्या किया, प्रशासन में भेदभाव वाली नीतियां अपनाई, क्या होता था कि जो भारत के लोग होते थे, भारतीय लोगों को क्या किया जाता था,
उच्च पदों से हटा दिया जाता था, उच्च पदों पर आसीन नहीं किया जाता था, क्योंकि वो भारतीय होते थे। उच्च पदों पर होते थे तो उनको हटा देते थे और उनको उच्च पद तक, उच्च पदों पर नहीं लिया जा सकता था, यानी क्लर्क से ऊपर वो नहीं बढ़ सकते थे। उच्च पद तो क्लर्क था, उससे ऊपर वो नहीं बढ़ते थे। और इसके साथ ही वेतन में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसके अलावा बात की जाए तो जो भारत अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस पर विश्वास नहीं करते थे। न्याय व्यवस्था को क्या पिछड़ा हुआ समझते थे। वो खुद की न्याय व्यवस्था को उच्च और भारत की न्याय व्यवस्था से कहीं श्रेष्ठ समझते थे। उन न्याय व्यवस्था के तहत वो उनका मानना था कि भारतीय लोगों को न्याय करना नहीं आता, और इसके तहत वो क्या करते थे कि भारतीय जो न्यायाधीश के जज होते थे, अगर कोई भारतीय जज है तो उसका फैसला वो भारतीय न्यायाधीश है तो वो किसी अंग्रेज का फैसला नहीं कर सकते थे। ऐसे इस तरीके से भेदभावपूर्ण नीतियां अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ अपनाई गई थी। तो इससे क्या था, इससे भारतीय इससे असंतुष्ट होने लगे। और इसके साथ ही जो न्याय प्रणाली थी ये काफी लंबी थी और खर्चीली थी, और हर भारतीय के लिए संभव नहीं था कि अंग्रेजों की न्याय प्रणाली को वो स्वीकार करे, इनको एक्सेप्ट करे। और अंग्रेज न्याय प्रणाली में भी भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे, क्योंकि अंग्रेजों के मुद्दों को वो सबसे ऊपर रखते थे बजाय भारतीय के मुद्दों। तो इस तरीके से क्या था, भारतीय जनता में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष व्याप्त हो गया। और इसके साथ ही प्रशासन संबंधी कार्यों में धर्म को आधार बनाया गया। प्रशासन संबंधी कार्यों में किसको आधार बनाया गया, धर्म को। उनका ये वो क्या करते थे, अगर कोई व्यक्ति भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेता था तो उसका प्रमोशन जल्दी कर दिया जाता था। तो उससे क्या करते थे, वो धर्मांतरण की प्रक्रिया को भी प्रशासन में लागू कर दिया उन्होंने। इसके साथ ही जो अंग्रेजों की जो प्रशासनिक नीतियां हैं, प्रशासनिक नीतियां, वो नीतियां भारत के लिए लाभकर नहीं थी। उन नीतियों का जो उद्देश्य था वो था केवल कंपनी का या अंग्रेजों का लाभ, अंग्रेजों का उसमें लाभ होना। तो इससे क्या है कि भारत में अकाल वगैरह जब भी पड़ते थे तो प्रशासन किसी प्रकार की कोई राहत कार्य नहीं करता था। इससे क्या था, आम जनता में अंग्रेजों के प्रशासन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना दिन ब दिन प्रबल हो रही थी। तो वो प्रबलता 1847 क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। सामाजिक और आर्थिक कारणों में देखो, और धार्मिक कारणों में देखो, भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों में क्या कर, रीति रिवाजों में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। इस हस्तक्षेप से क्या हुआ कि भारत का रूढ़िवादी वर्ग था, जो भारतीय परंपरा में दृढ़ विश्वास रखता था, वो इनसे क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया अंग्रेजों से। इनके तहत इसने क्या किया, इन परंपराओं के तहत 1828 में क्या किया, सॉरी 29 में, 1829 में सती प्रथा बंद करवा दी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कर दिया। तो इन सब नीतियों के कारण क्या हुआ, जो रूढ़िवादी वर्ग था, ये कहा कि हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा में आपने हस्तक्षेप किया, इससे रूढ़िवादी वर्ग असंतुष्ट हो गया, और वो क्रांति के, जब क्रांति हुई तो उस क्रांति में वो कूद पड़ा। ठीक है, एक ये था। इसके अलावा देखो 1850 में क्या हुआ था, 1850 में एक अधिनियम पारित किया गया, धार्मिक नियोग्यता अधिनियम। क्या किया गया, धार्मिक नियोग्यता अधिनियम, डलहौजी के टाइम। इस अधिनियम के तहत क्या था, ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने की बात कही गई। अगर कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या किया जाएगा, उसको पैतृक संपत्ति जो होती है, पैतृक संपत्ति में उसको अधिकार दिया जाएगा। ये व्यवस्था कर दी, नियम अधिनियम ला दिया अंग्रेजों ने। इसी के तहत क्या किया गया कि 1830
13 में का जो चार्टर एक्ट था, इसमें एक प्रावधान किया गया कि जो ईसाई मिशनरीज हैं, ईसाई धर्म प्रचार, जिनको क्या कहा जाता है, मिशनरीज कहा जाता है, मिशनरीज कहा जाता है। इनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान कर दी। ये चाहते थे कि भारत का क्या हो, भारत का ईसाईकरण हो जाए, और इसके तहत उन्होंने विधवाओं, जो निम्न तबके के वर्ग थे, गरीबों, इनका धर्मांतरण करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय प्रबुद्ध वर्ग था, भारतीय लोग थे, उनमें असंतोष की भावना व्याप्त हो गई, और वह असंतोष 18वीं क्रांति के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसी के तहत और क्या किया गया, इसी धार्मिक सामाजिक कारणों के तहत कि क्या किया गया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जो थी, भारतीय शिक्षा प्रणाली, कौन सी शिक्षा प्रणाली, परंपरागत, यानी परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी, इसके स्थान पर अंग्रेजों ने क्या किया, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को अपनाया, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को भारत में बढ़ावा देने की कोशिश की, यानी कि शिक्षा को इसको खत्म कर दिया, इसको लागू कर दिया। इससे क्या हो गया, जो भारतीय लोग थे उनमें अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया, विद्रोह की भावना उनमें भड़क उठी, और वो विद्रोह की भावना 18वीं क्रांति के रूप में देखने को मिलती है। और ये थे सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, अब देखो बात करते हैं आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारणों में अभी लास्ट के 3 वीडियोस में मैंने 3 व्यवस्थाएं पढ़ाई थी, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी और महलवाड़ी। उसमें यह बताया कि कंपनी का जो मकसद था वो था अधिकतम लाभ कमाना, कंपनी का राजस्व में बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना। तो उसके तहत क्या किया गया, उन रेतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था के तहत कृषकों की स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया, बल्कि कृषकों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती चली गई। वो दरिद्रता की चंगुल में फंसते चले गए, महाजनों के कर्ज के तले वो दबते चले गए। और इससे क्या हुआ कि उस व्यवस्था से कृषकों में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई। और इसी के तहत क्या हुआ कि जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग थे वो भी धीरे धीरे नष्ट होते चले गए, क्योंकि भारतीय क्या किया अंग्रेजों ने, यहां से क्या किया कि नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया, और उन फसलों को कच्चे माल के तौर पर इंग्लैंड ले जाया जाता था, और वहां से माल तैयार करके भारत में निर्यात किया जाता था। तो क्या होता था कि यहाँ जो शिल्प उद्योग था वो पिछड़ गया, और वो नष्ट होने के कगार तक पहुंच गए। तो भारतीय लोगों में आर्थिक कारणों से लेकर भी क्या था, असंतोष व्याप्त था। ठीक है, तो आर्थिक कारणों से क्या कि बहुत से लोग जो थे वो उन्होंने क्या कर दिया, उद्योगों को छोड़कर कृषि को अपना लिया। तो आर्थिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार थे। अब देखो सैन्य कारण, सैन्य कारणों की बात करें तो सैन्य कारणों में जो सबसे जो है वो है कि सेना में 1:5 के रेशो से सेना भर्ती की जाती है। 1 अनुपात में तो क्या रहेंगे, ब्रिटिश सैनिक, और 5 के अनुपात में भारतीय सैनिक, यानी कि 1000 सैनिकों पर 5000 सैनिक भारतीय होते थे। लेकिन क्या होता था कि भारतीय सैनिकों को केवल दरोगा पद से ऊपर नहीं रखा जाता था, लास्ट दरोगा पद उनको दिया जाता था, और उनके साथ सेना में भेदभावपूर्ण नीतियों का भी पालन किया जाता था। भेदभावपूर्ण रवैया उनके साथ अपनाया जाता था, उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत पहुंचाई जाती थी। अधिकतम जो पद था वो सूबेदार था, और सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव और योग्यता के बावजूद नस्लीय भेदभाव विद्यमान था, योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार के पद तक पहुंच सकते थे। और इसी के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में एक अधिनियम पारित किया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। कब किया गया, 1856 में सामान्य सेवा अधिनियम, जिसके तहत किसी भी समय
किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी सैनिकों को जाना कंपल्सरी कर दे। इस एक्ट के तहत क्या था, सामान्य सेवा अधिनियम, सामान्य सेवा अधिनियम। इसके तहत याद रखना, इसके तहत क्या प्रावधान किए गए कि कभी भी किसी भी स्थान पर जो सैनिक है, अंग्रेजी सैनिक, वो समुद्र पार कहीं भी जा सकते हैं। और भारतीयों में ये मान्यता विद्यमान थी कि समुद्र पार कर, समुद्र यात्रा करने से क्या होता है कि व्यक्ति दूषित हो जाता है, उसमें बुरे क्या आ जाते हैं, बुरे गुण आ जाते हैं। तो वो क्या समझते, अपने बुरा समझते थे, तो वो क्या कहते, परंपरागत रूप से उनकी चली आ रही थी समुद्री यात्रा नहीं करना। तो वो क्या करते, परंपरागत रूप से उनमें हस्तक्षेप कर दिया इस एक्ट के तहत। और आगे चले क्या हुआ कि 1854 में, इससे पहले क्या हुआ, 1854 में भारतीय जो सैनिक थे ब्रिटिश सेवा में, उन पर डाक टिकट कंपल्सरी कर दिया गया कि अगर आप डाक भेजते हो किसी को तो डाक टिकट कंपल्सरी कर दिया गया। जो पहले क्या था, 1854 में किया गया था, ये याद रखना, क्योंकि पहले फ्री था, वहां सैनिकों के लिए डाक टिकट फ्री था। अब क्या कर, डाक टिकट कंपल्सरी कर दिया, जिससे क्या सैनिकों में क्या हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया। अब देखो तात्कालिक कारण, सबसे इंपोर्टेंट कारण ये तात्कालिक कारण। अब देखो इसको स्पेशली नोट करना। देखो देखो क्या हुआ कि दिसंबर 1856 में एक नई राइफल का ऑर्डर दिया गया कि एक नई राइफल से नहीं, बंदूक, नई राइफल सेना के लिए आई। पहले जो राइफल्स आती थी तो ब्राउन बेस, पहली राइफल ब्राउन बेस, ये राइफल्स हुआ करती पहले, ये बंदूकें थी। अब नई राइफल्स आई, उन राइफल्स का जो नाम था वो था, इन राइफल्स के नाम की बात की जाए तो न्यू इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड राइफल, ये नई राइफलें लाई गई सेना में प्रयोग के लिए। लेकिन इन राइफल्स को क्या था, नई राइफल्स को, कि इनको चलाने से पहले मुंह से इनको खोलना पड़ता था, मुंह के द्वारा इनको खोलना पड़ता था। और सेना में क्या था कि सेना में एक बात जो थी, एक अफवाह कहो चाहे एक कोई बात कहो, ये फैल गई कि इन राइफल्स में क्या है कि जो हिस्सा मुंह से खोला जाता था चलाने से पहले, उसमें क्या है, सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया, गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया। और सेना में क्या था, भारतीय सैनिक जो थे उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। सेना में भारतीय लोग जो थे हिंदू मुस्लिम दोनों थे अंग्रेज सेना में। तो आपको पता है कि हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, मुस्लिम सुअर को सबसे गंदा जानवर मानते हैं, वो सुअर से वैसे नफरत करते हैं। तो इन भारतीय सैनिकों में यह असंतोष फैल गया, ये अफवाह फैल गई कि ये अंग्रेज लोग भारतीय सैनिकों को क्या करना चाहते हैं, धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो इस अफवाह को लेकर भारतीय सैनिकों ने इन राइफल्स का प्रयोग करने से मना कर दिया। और राइफल्स का प्रयोग मना करने के बाद सेना में विद्रोह फैल गया। और विद्रोह फैलने के बाद क्या हुआ, विद्रोह फैलने के बाद एक अधिकारी है मंगल पांडे, उसने क्या कर दिया,
इन राइफल्स का प्रयोग करने से मना कर दिया और 2 सैनिक अधिकारियों की हत्या कर दी। क्या कर दिया? विद्रोह फैल गया। ये विद्रोह जो सबसे पहले फैला था, ये फैला था बंगाल। कहां पे? बंगाल। किस? बंगाल सेना। बंगाल सेना की जो 34वीं रेजिमेंट है, उसका एक सैनिक है मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे। इसने क्या कर दिया कि दो अंग्रेजों की हत्या कर दी। 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। 2 अंग्रेजों की क्या कर दी? हत्या कर दी इस विद्रोह भड़कने के बाद। 34वीं रेजिमेंट। बंगाल में जो रेजिमेंट थी बैरकपुर। बंगाल में जगह है छावनी बैरकपुर। बंगाल में कौन सी जगह? बैरकपुर। बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह के दौरान 2 सैनिक अधिकारियों की हत्या कर दी। और 2 सैनिक अधिकारियों की हत्या करने के बाद उसका मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा चलाने के बाद उसे 29 मार्च 1857 को क्या कर दी? फांसी दे दी। 29 मार्च 1857 क्या दे दी गई? फांसी दे दी। इस तरीके से 1857 क्रांति का जो प्रथम शहीद था वो था मंगल पांडे। इतना याद रखना तात्कालिक कारणों में कि नई राइफल्स लाई गई, उनमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया। सैनिकों ने मना कर दिया। बंगाल के रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के बाद उन विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई अंग्रेज अधिकारी द्वारा। लेकिन मंगल पांडे जी क्योंकि 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में उनको फांसी की सजा सुनाई गई और 29 मार्च 1857 को उनको फांसी दे दी गई। इस प्रकार से प्रथम सैनिक जो था शहीद होने वाले इस क्रांति का, वो था मंगल पांडे। और यहीं से फिर बात क्या होती है, आगे पूरे भारत में जितनी भी सैनिक छावनियां थी जहां पर अंग्रेजी सेनाएं तैनात थी, उनमें भारतीय थे लोग, जो भारतीय लोग थे उनमें इस बात का क्या हो गया? प्रचार हो गया कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। किस वजह से? क्योंकि इन्होंने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया था। उसके बाद एक जगह क्रांति का चिंगारी जो है, क्रांति का जो ज्वाला जो है, आग जो है वो भड़क उठी। तो इस प्रकार से क्रांति के जो कारण है वो ये थे सारे। इनको आपको एक एक करके पढ़ना और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रांति के कारण थे। क्रांति के तत्कालीन कारण सबसे इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे कौन था? ये 34 रेजिमेंट सिपाही था। याद रखना कब फांसी दी गई? 29 मार्च 1857 को। और याद रखना कि ये क्रांति कब स्टार्ट होती है? क्रांति बेसिकली स्टार्ट होती है मेरठ से, 10 मई से। ठीक है, तो बाकी का जो वीडियो, बाकी के जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।